हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 में केमिस्ट्री क्लास आज होने वाली है। तो केमिस्ट्री क्लास में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग उप सह संयोजी यौगिक चैप्टर पढ़ रहे थे। उप सह संयोजी यौगिक वाले चैप्टर के मैंने काफ़ी टॉपिक आप लोगों को बता दिए थे, जैसे कि उप सह संयोजी यौगिकों का आप लोगों का यूपीएससी नाम लिखना और उनमें प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालना। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो अब इस चैप्टर की जो थोड़ा सा थ्योरी है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैं कहूँगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। और आप लोगों को इस क्लास में मज़ा भी आएगा। तो अब मैं आप लोगों को जो आज का जो टॉपिक क्लास में जो आज का टॉपिक लिया गया है वो उप से संयोजी यौगिक के चैप्टर के अगले टॉपिक, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, बर्नर का सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नर का सिद्धांत, ठीक है। तो पहले हम लोग, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा आपको दिमाग में तुरंत याद हो जाए उस टेक्निक के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता ना पड़े, याद करने की आवश्यकता ना पड़े, रट्टा मारने की आवश्यकता ना पड़े, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना विचार विमर्श कर सकते हैं। तो शुरू करता हूँ क्लास में जैसा मैंने आपको पहले बताया वर्नर का सिद्धांत। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चैप्टर की इम्पोर्टेंसी बताता हूँ। ये चैप्टर की इम्पोर्टेंसी इतनी है कि यह आप लोगों के टोटल 8 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। 70 नंबर के पेपर में 8 नंबर का ये टॉप चैप्टर आपको पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, ठीक है। इतनी इस चैप्टर की इम्पोर्टेंसी है, मतलब अच्छा खासा इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से। आप लोग अपना आप लोग भी पढ़े लिखे हैं तो आप लोग भी समझदार हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया। ये जो टॉपिक है आपका 4 नंबर का आता है। इससे जब भी क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है वर्नर सिद्धांत से। 4 नंबर या मिनिमम आप 3 नंबर मान सकते हो। तो देखिए, जब मैं कोई भी सिद्धांत पढ़ाता हूँ तो उस सिद्धांत का थोड़ा सा आप लोगों का एक फ्लो बनाने के लिए एक इंट्रोडक्शन टाइप का लिखवाता हूँ कि ये आप लोगों का सिद्धांत का इंट्रोडक्शन है, फिर इसके बाद वो सिद्धांत क्या है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सन सन 1898 सन 1898 ईस्वी में अल्फ्रेड बर्नर नामक वैज्ञानिक ने उपसंयोजी यौगिकों में संयोजकता और यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये आप लोग, जब आपको कॉपी में कुछ नहीं आता तो स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे लिखें, कहाँ से शुरुआत करें क्वेश्चन का आंसर देने की, तो ये आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होता है कि आप इतना तो लिख सकते हो। सन तो आप लोग याद रहेगा कि सन 1898 ईस्वी में वर्नर, अगर आप लोग इसका पूरा नाम नहीं लिख सकते हो तो वर्नर नामक वैज्ञानिक ने उपसंयोजी यौगिकों में संयोजकता तथा यौगिकों की संरचना की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया, ठीक है, समझाने के लिए या व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का उपसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। अब नीचे से ये सिद्धांत है आपका कि संकुल यौगिकों में धातुओं को, मतलब इस सिद्धांत की जो अवधारणा है, जो पॉइंट है वो निम्न प्रकार है। संकुल यौगिकों में धातुओं की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। वर्नर ने क्या कहा, वर्नर ने सबसे पहले यही कहा कि जो संकुल में केंद्रीय सेंट्रल मेटल होता है, धातु होता है, उसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है, ठीक है। जो संकुल में आपका सेंट्रल मेटल होता है, धातु होता है, उसकी दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं जो संक्रमण तत्व खासतौर से संकुलों में उपयोग किए जाते हैं। तो उसकी दो संयोजकताएं होती हैं। पहले आपकी कौन सी, प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता क्या है और दूसरी आपकी द्वितीयक संयोजकता। तो पहले हम लोग प्राथमिक संयोजकता को समझेंगे ये क्या है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे द्वितीयक संयोजकता की ओर। तो सबसे पहले प्राथमिक संयोजकता, जो कि सरल लवणों में धातुओं की संयोजकता या ऑक्सीडेशन अवस्था के बराबर होती है, या किसी भी जो
नॉर्मल आपका साल्ट होता है, सिंपल साल्ट होता है, उसमें जो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है या संयोजकता होती है, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी मानी जाती है, प्राथमिक संयोजकता मानी जाती है। प्राथमिक संयोजकता, जो धातुओं की प्राथमिक संयोजकता होती है, वो ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। केवल और केवल किसके द्वारा संतुष्ट होती है? ऋणात्मक आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है। यह आयनन योग्य हो तथा अधिशात्मक होती है, जिसे हम लोग डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं, बिंदु रेखा से प्रदर्शित करते हैं, डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें किसी भी धातु में, कॉम्प्लेक्स में हमको प्राइमरी वैलेंसी को डोनेट करना होगा, व्यक्त करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? डॉट लाइन का सहारा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये लाइन क्या है। एक हम लोग साधारण लवण लेते हैं, जैसे कि NaCl। अब NaCl में अगर हम लोग इसको आयनों में तोड़ेंगे, तो ये Na+ और Cl-, तो यहाँ पर जो आपका धातु है वो सोडियम है, और सोडियम की यहाँ पर वैलेंसी कितनी है? 1 है। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, ये धातु आयन 1+ का है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की 1 भी है, तो प्लस की 1 ऑक्सीडेशन नंबर है जिसकी, यही इसकी क्या मानी जाएगी? प्राइमरी वैलेंसी मानी जाएगी, प्राथमिक संयोजकता मानी जाएगी। लेकिन प्राथमिक संयोजकता आप लोगों को यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव अगर अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। यही इसकी क्या मानी जाएगी? प्राइमरी वैलेंसी मानी जाएगी, जो कि Cl- से क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। जब इसमें Cl- ऐड हो जाता है तो NaCl बन जाता है, और इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाती है? संतुष्ट हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से ये आपका है। अब हम लोग द्वितीयक संयोजकता की ओर चलते हैं और द्वितीयक संयोजकता को समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेंगे, संकुल यौगिक का एग्जाम्पल लेंगे, और उसमें समझेंगे कि आपकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी मतलब कि द्वितीयक संयोजकता क्या है। ठीक है। तो इसको मैं अभी साफ कर देता हूं। तो जैसा कि यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता यह संकुल यौगिकों में धातु की उप सहसंयोजन संख्या है, जो ऋणात्मक आयनों या उदासीन अणुओं तथा कभी कभी धनात्मक समूहों से संतुष्ट होती है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो संकुल में आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, को कोऑर्डिनेशन नंबर, समझ गए? को कोऑर्डिनेशन नंबर, या आप कह सकते हो लिगेंडों की संख्या। ठीक है। लिगेंडों की संख्या, को कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस संकुल में धातु की द्वितीयक वैलेंसी मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, जो कि किससे कंप्लीट होती है? ऋण आयनों से भी कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि संतुष्ट हो जाती है, उदासीन से भी, और कभी कभी जो पॉजिटिव आपके समूह होते हैं, पॉजिटिव ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव, आप इनको जो आयन यहाँ पर लिखा है ये आप लिगेंड ही मान सकते हैं, संतुष्ट होती है। अब इसके बाद यह आयनन योग्य नहीं होती, मतलब इसको अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो ये द्वितीयक संयोजकता में ये आयन द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होंगी। ठीक है। और ये आपकी दिशात्मक होती हैं, इनकी एक फिक्स ज्यामिति होती है, मतलब डायरेक्शन इनका फिक्स होता है, दिशात्मक होती हैं। और इसे सतत रेखा मतलब कंटिन्यूटी वाली रेखा आप इससे डोनेट करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर हमको किसी भी संकुल यौगिक में धातु की द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करना होगा तो हम लोग कंटिन्यूटी मतलब कि एक सतत रेखा द्वारा व्यक्त करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि संकुल की ज्यामिति भी द्वितीयक संयोजकता से, द्वितीयक संयोजकता मतलब अगर उसकी समन्वय संख्या ये आपकी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है। समन्वय संख्या ही क्या है? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, इसमें कह रहा है। तो ये बातें थी जो आप लोग नोट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं और कॉम्प्लेक्स में समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन सी आपकी प्राइमरी वैलेंसी है और कौन सी आप लोगों की सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है। आपको जैसा लिखाया गया ऐसा ही बोर्ड कॉपी में लिखना है, बोर्ड की कॉपी में लिखना है,
और इसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को ले रहा हूँ यहाँ पर, उसमें एग्जाम्पल लिखना है कि फलाने फलाने कॉम्प्लेक्स में द्वितीयक संयोजकता ढिकानी है और प्राइमरी संयोजकता फलानी है। तो अभी यहाँ पर हम लोग निकालते हैं ये फलानी ढिकानी वाला मामला, अभी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं CONH3 का होल 6 और Cl3, इसको हम लोग क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। अच्छा, एक यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग और लिख सकते हैं इन दोनों के अलावा, यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट, जो प्राथमिक संयोजकता है वो जल में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में डिवाइड हो जाती है, आयनित हो जाती है, जैसा यहाँ पर लिखा भी है और दिखा सकते हो, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऐसा नहीं होती है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आपका 3+ और यहाँ पर 3Cl-, ये इस प्रकार से आप लोगों का क्या हो जाएगा, आयनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु है, और ये आपका क्या है, लिगेंड है। ये क्या है आपका, लिगेंड है। ठीक है, ये आपका छोटे ब्रैकेट में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक, या आप कह सकते हो लिगेंडों की संख्या कहते हैं, जो क्या करता है, जो लिगेंड आप लोगों को सेंट्रल मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी वेल। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस संकुल में आप लोगों की जो जो आयनित होकर बाहर निकले हैं Cl3 ये, ठीक है, यहाँ पर जो आयनित होकर बाहर निकले हैं, कितने Cl निकले हैं, 3 निकले हैं। तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर प्राइमरी 3 Cl क्या है आपके, प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू जुड़े हैं, तो इसकी जो प्राथमिक संयोजकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो कि कॉम्प्लेक्स के बाहर उपस्थित है। और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी, इसमें आप देखोगे समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, द्वितीयक वैलेंसी, मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी, जो कि उदासीन लिगेंडों से कंप्लीट हो रही है। NH3 आपका क्या है, उदासीन लिगेंड है। तो चूंकि इसका क्या है, उदासीन लिगेंडों से कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पर अगर प्राइमरी वैलेंसी की एक पॉइंट की और बात करें कि जितनी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वही आपकी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट की तो +3 आएगी, और वही देखिए मैंने क्या बताया, वही आपकी प्राइमरी वैलेंसी भी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इस प्रकार हो जाएगा। अगर मान के चलिए थोड़ी देर के लिए आपके कॉम्प्लेक्स में एक Cl आपका यहाँ पर है, लिगेंड के रूप में है, तब आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तब भी आप देख लीजिए, उसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं यहीं पर, इसको साफ करके। अच्छा, स्ट्रक्चर भी बना के हम लोग देख लेंगे किस तरीके से, वहां पर डॉट लाइन, तो इसको भी नीचे हम लोग साफ कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना के देखेंगे कैसा क्या है मामला। ठीक है, तो इसको भी नीचे मैंने साफ कर दिया ताकि आप लोग इसको इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो अब जैसा मान के चलिए आप लोगों का यहाँ पर एक जो आप लोगों का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम्पल है CONH3 का होल 5,
तो जो अगला एग्जाम्पल है आप लोगों का वो ये है CONH3 का होल 5 Cl और Cl2। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। ये क्वेश्चन आता भी है, एक तो एनसीईआरटी का मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अगर आज आपको टाइम रहेगा तो आज, नहीं तो फिर मैं एक अगले वीडियो में वो क्वेश्चन को सॉल्व करा लूंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की हम लोग किस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एक और मतलब आप लोगों को बताया जाएगा बड़ा डीपली। इसको हम लोग क्या करते हैं, आयनित करें। तो जब इसको आयनित करेंगे तो ये इस प्रकार से आयनित होगा CONH3 का होल 6 और 2Cl-, ठीक है। आप लोग आसानी से बता सकते हो। यहाँ पर एक Cl है, ये Cl है, यहाँ पर 5 सॉरी 5 है। तो यहाँ पर इसकी जो आप लोगों की देखिएगा यहाँ पर 6 और एक ये, तो टोटल आपकी 6 क्या हो गई, आपके को कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 ये और एक लेजेंड आपका ये है नेगेटिव, जो कि आपका 6 हो गया। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6 और प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर +2 लगा दीजिए, और प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 2। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर 5 आपके NH3 हैं जो एक ही फिक्स डायरेक्शन में होंगे, और वो किससे प्रदर्शित होंगे, सतत लाइन से, और जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो डॉट लाइन से। तो सेंटर में आप रखा जाएगा आपका कोबाल्ट, और इधर आप लोगों का एक NH3 ये, जो कि आप N से जोड़ सकते हैं, या NH3 ऐसे ही लिख दीजिए। एक आपका NH3 यहाँ पर और एक NH3 आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपके 3 हो गए, और एक NH3 आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है, और आप लोगों का एक NH3 यहाँ पर। और देखिए इसमें जो Cl है, ठीक है, देखिए आप लोगों की ये आप लोगों का Cl, ये जो Cl है आप लोगों का, ये देखिए केवल जो आपके 5 NH3 हैं ये केवल आपकी द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। और जो Cl है आपका वो एक आपका प्राथमिक और एक आपका सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों संयोजकताओं को ये प्रदर्शित करेगा। बाकी के जो 2 Cl हैं आप लोगों के, वो एक Cl यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा और एक Cl यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार ये आप लोगों की संकुल की संरचना बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें टोटल आप लोगों का 5 1 6 आप लोगों की समन्वय संख्या है, और 6 समन्वय संख्या अगर है तो इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो अष्टफल की हो जाएगी। इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अष्टफल की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को देखकर आप लोग वहां पर उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें पार्टिकुलर आप लोगों का वहां पर क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आपकी आ गई होगी। तो ये आप लोगों का क्या था, वार्नर का सिद्धांत था। वार्नर का सिद्धांत आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको और समझ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। आप लोग की एग्जाम की डेट आई गई है, अब पढ़ाई में आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, चीज़ों को समझिए, सॉल्व करिए, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और इसके बाद उस आपके उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।